हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। बेटा आज का मेरा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी में ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बैक्टीरिया, जिसके बारे में बेटा मैंने प्रीवियस में वीडियो पहले बना चुका हूँ आपके लिए। मैंने जिसमें उसकी ग्रोथ पढ़ा चुका हूँ, ग्रोथ कैसे करता है, उसका न्यूट्रिशन पढ़ा चुका हूँ, ग्रोथ कर्व पढ़ा चुका हूँ। तो आपने अगर मेरे पहले वाली वीडियो बैक्टीरिया का इस टॉपिक से रिलेटेड जो है नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देखिए, कि उसी का ये पार्ट है जो बच गया है और इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो प्लीज़ आप पहले मेरा वाला वीडियो देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, तो तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक सीक्वेंस में देखोगे तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो देख रहे हैं बेटा, हम देख रहे हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, यानी बाहरी रूप से ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं, ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में बेटा सबसे पहला जो हम देखेंगे वो देखेंगे मॉइस्चर और डेसिकेशन के बारे में। ये मॉइस्चर और अंदर कैसे जो उसका वाटर कंटेंट रहता है उसके कारण कैसे अफेक्ट करता है बैक्टीरिया का बैक्टीरियल का न्यूट्रिशन। तो मॉइस्चर में क्या है बेटा, मॉइस्चर एंड डेसिकेशन। मॉइस्चर इज एन असेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मैंने आपको न्यूट्रिशन में भी यही पढ़ाया है कि उसको वाटर चाहिए रहता है, बाकी सारे एलिमेंट्स चाहिए रहते हैं, और वो सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स कहलाते हैं, और बैक्टीरियल विटामिन्स कहलाते हैं। वो सारे असेंशियल सब्सटेंसेस है ना, पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें हम वही चीज़ फिर से पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। तो क्या है, मॉइस्चर इज एन असेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मॉइस्चर क्या है, एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, एक ज़रूरत वाली रिक्वायरमेंट होती है बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज 80% ऑफ द बैक्टीरियल सेल कंसिस्ट ऑफ वाटर, क्योंकि जो 80% होता है बैक्टीरियल सेल और अंदर जो उसके अंदर कंटेंट्स रहते हैं उसमें क्या रहता है, 80% उसमें वाटर रहता है। हाउएवर द ड्राइंग हैज़ वेरी इफेक्ट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। और जो ड्राइंग यानी जो ड्राइंग जो इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट करता है बैक्टीरिया को डिफरेंट वेज में, ऑर्गेनिजम्स को। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक ट्रिपोनेमा, पैलिडम एंड एनगोनेरे डाई क्विकली आफ्टर ड्राइंग। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि उनको अगर ड्राई कर दिया जाए, सुखा दिया जाए, उनको पानी नहीं दिया जाए, ऐसे इन्वायरमेंट में जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि ट्रिपोनेमा पैलिडियम एंड एनगोनेरे यानी कि निजेरिया गोनेरे। ठीक है, निजेरिया गोनेरे ये काय में आते हैं बेटा, ग्राम पॉजिटिव कोकाई में आते हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई याद रखना, काय में आते हैं निजेरिया गोनेरे, ग्राम पॉजिटिव कोकाई में आते हैं। ट्रिपोनेमा पैलिडम, निजेरिया गोनेरे ये क्या होते हैं, जल्दी मर जाते हैं क्विकली आफ्टर ड्राइंग। अगर इनको सुखा दिया जाए, ऐसे वातावरण में रख दिया जाए जो वातावरण ड्राई हो और इनको ज़रा भी मॉइस्चर ना मिले, तो विदाउट मॉइस्चर बेटा ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो सब मर जाते हैं। एक्सेप्ट पर वाइल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड स्टेफ ऑरियस में सर्वाइव ड्राइंग फॉर सेवरल वीक्स। पर अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और स्टेफाइलोकोकस ओरियस जैसी स्पीसीज को अगर ड्राई करके रख दिया जाए किसी मीडियम में, तो या मीडियम में नहीं भी रखा जाए, अगर ये ड्राई फॉर्म में रहें तब भी ये कुछ बहुत से हफ्तों तक क्या रहेंगे, ये जीवित रह सकते हैं, ये नहीं मरेंगे। पर ट्रिपोनेमा पैलिडियम और गोनेरे जैसे बैक्टीरिया क्या होते हैं, सूखे एटमॉस्फेयर में ये, बिना मॉइस्चर वाले एटमॉस्फेयर में ये जल्दी मर जाते हैं। ड्राइंग इन कोल्ड एंड वैक्यूम लाइपोफिलाइजेशन और फ्रीज ड्राइंग इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर प्रिजर्व करना है तो कैसे प्रिजर्व किया जाता है, ड्राइंग इन कोल्ड एंड वैक्यूम, वैक्यूम वाले वातावरण में जहाँ पे क्या ना हो, मॉइस्चर ना हो, और ठंडा वातावरण हो, सूखा वातावरण हो, लाइफोलाइजेशन और फ्रीजिंग जैसी टेक्निक से क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर्स को कौन अफेक्ट करता है, अगर मॉइस्चर नहीं हुआ तो क्या नहीं होगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा और ये बिना मॉइस्चर के कारण जल्दी मर जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो क्या देखा हमने, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो और बैक्टीरिया के में सबसे पहला पॉइंट हमने मॉइस्चर के बारे में इसमें डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे बेटा, ऑक्सीजन। हाँ, पानी के साथ साथ ऑक्सीजन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना बेटा, तो पानी जैसा हम लोगों को, ह्यूमंस को, और ह्यूमंस को ही नहीं बोलूँगा, एनिमल्स को भी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबको ऑक्सीजन और सबको पानी की, वाटर की ज़रूरत है। और बिना पानी और बिना वाटर के ये क्या होंगे, बिना पानी और ऑक्सीजन के क्या होंगे, ये मर जाएंगे। तो वैसे ही बैक्टीरिया भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनको भी ज़रूरत है ना।
अब ऑक्सीजन जब आता है तो ऑक्सीजन में दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एरोब्स बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया और अनएरोबिक बैक्टीरिया। तो ऑक्सीजन डिपेंड करता है बैक्टीरिया कैसा वाला है, बताता हूँ अभी आप आगे, इसको देखो ध्यान से। ऑक्सीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के अनुसार बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू एरोब्स एंड एनारोब्स। बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यानी उनकी डिमांड के अनुसार कि बैक्टीरिया को कितना ऑक्सीजन चाहिए है या नहीं चाहिए है, उसके रिक्वायरमेंट, उसकी ज़रूरत के अनुसार ये डिवाइडेड है दो कैटेगरीज में, एरोब्स और एनारोब्स, जो मैं आपको पहले भी मेरे प्रीवियस वीडियो में 2-3 बार बता चुका हूँ। एरोब्स दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ। एरोब्स को रिक्वायर, एरोब्स यानी कि ऑक्सीजन वाले बैक्टीरिया और अनएरोबिक बैक्टीरिया यानी कि अनएयर वाले बैक्टीरिया। अगर इसको ऐसा मैं समझाऊँ आपको, अनएरोबिक, अन एरो यानी कि एयर, बिना हवा के रहने वाले बैक्टीरिया अनएरोबिक में आते हैं, और एरोब्स यानी हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ रहने वाले बैक्टीरिया। एरोब्स दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ, उनको ऑक्सीजन की जरूरत रहती है अपने ग्रोथ के लिए। दे में भी ऑब्लिगेट एरोब्स, ये क्या होता है, ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, यानी कि ऐसे एरोब्स जिनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए है उनके सर्वाइवल के लिए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये मर जाएंगे। विच ग्रो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दे में भी ऑब्लिगेट एरोब्स, ये ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं विच ग्रो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि क्या हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो कर पाए, है ना, ऑक्सीजन के बिना ही सर्वाइव नहीं कर पाते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स बैक्टीरिया जो आते हैं। ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब ये नहीं कि कोई बैक्टीरिया का नाम है बेटा, या कोई बैक्टीरिया की फैमिली या स्पीसीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ये बैक्टीरिया की टाइप है, कम्युनिटी है, कि ऑब्लिगेट एनारोब्स कम्युनिटी के जो बैक्टीरिया होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ ही रह पाते हैं, ऑक्सीजन के बिना नहीं रह पाते हैं। एक होते हैं बेटा फैकल्टेटिव एनारोब्स, कुछ बैक्टीरिया फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं that are ordinarily aerobes but can also grow without oxygen। फैकल्टेटिव एनारोब्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बिना साथ भी और ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर पाए। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ऑर्डिनरली एरोब्स बट कैन ऑल्सो ग्रो विदाउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बिना भी ग्रो कर सकते हैं और ऑक्सीजन के साथ भी ग्रो कर सकते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, और अधिकतर बैक्टीरिया जो होते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो क्या होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ भी की प्रेजेंस में भी रह सकते हैं और ऑक्सीजन के बिना भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिगेट एनारोब इज, एग्जाम्पल क्या है ऑब्लिगेट एनारोब का, सीडोमोनास एरोगिनोसा। सीडोमोनास एरोगिनोसा जो बैक्टीरिया होता है बेटा वो ऑब्लिगेट एरोब में आता है, ये फैकल्टेटिव एनारोब नहीं बता रहा हूँ मैं, है ना, ऑब्लिगेट एनारोब का बैक्टीरिया का अगर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो क्या लिखोगे आप, सीडोमोनास एरोगिनोसा, इस तरीके से आप इसका एक एग्जाम्पल दे पाओगे, ठीक है। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया या माइक्रो एलोफिस कैन ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के कुछ ट्रेसेस यानी कुछ कण से के साथ भी क्या कर सकते हैं, ये रह सकते हैं, उसमें ग्रो कर सकते हैं, कुछ छोटा सा अंश भी अगर ऑक्सीजन का उसमें रहे प्रेजेंट तो भी क्या होंगे, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके ग्रो कर पाएंगे। तो ये माइक्रो एरोफिल्स में फाइल्स में आते हैं। इसके और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, कॉम्फाइलोबैक्टर होते हैं, हेलिकोबैक्टर होते हैं, हेलिकोबैक्टर पायलोरी आर एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया के क्या क्या एग्जाम्पल हमने देखे, क्या क्या एग्जाम्पल देखे बेटा हमने माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया के, कॉमोफिल बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, ये सब क्या है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। और ऑब्लिगेट एनारोब के एग्जाम्पल क्या देखा अपन ने, सीडोमोनास एरोगिनोसा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के कुछ ट्रेसेस यानी कुछ कण में भी सर्वाइव कर पाए। एनारोब्स, द ऑब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एनारोब्स कैन ग्रो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोब्स कौन से होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं द ऑब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एनारोब्स। ऑब्लिगेट यानी कि बेटा ऐसी कम्युनिटी का बैक्टीरिया कि जो उसको वो चीज़ चाहिए तो चाहिए है ही, उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऑब्लिगेट उस कम्युनिटी में आ जाते हैं, चाहे वो ऑब्लिगेट एरोब्स हो चाहे वो ऑब्लिगेट एनारोब्स हो। ऑब्लिगेट का मतलब ये है कि जो चीज़ मतलब वो ऐसा पर्टिकुलर मतलब जीव जो उस
एलिमेंट या कंपाउंड के साथ ही सर्वाइव कर पाए, उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कट्टरपन बोल सकते हैं जैसे कि। तो ऑब्लिगेट अगर एरोब्स आया तो यानी कि ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो ऑक्सीजन के साथ ही रह सकते हैं, और अगर ऑब्लिगेट एनोरोब आया तो यानी ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के बिना रह पाए, है ना, जो अगर उनको ऑक्सीजन मिलेगा तो वो मर जाएंगे। ऑब्लिगेट अगर एनएरोब आया बेटा, ये टर्म में इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सबको समझ में आए। ऑब्लिगेट अगर अनएरोब बैक्टीरिया आया तो ये समझ जाना कि इस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन के बिना रहने वाला बैक्टीरिया है। Anaerobes, the obligate or strict anaerobes can grow only in the absence of oxygen, can grow only in the absence of oxygen, यानी ऑक्सीजन के बिना ही, ऑक्सीजन की अमौजूदगी में ये सरवाइव कर पाएंगे। अगर ऑक्सीजन मिला तो ये मर जाएंगे। क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी इज वन सच एग्जाम्पल। क्लॉस्ट्रीडियम जो टिटैनी बैक्टीरिया होता है इसका एग्जाम्पल है ऑब्लिगेट एनारोब का। ऑब्लिगेट एनारोब्स कैन नॉट ग्रो इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्लिगेट जो एनारोब बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के ट्रेसेस भी रहे, अगर कुछ कण भी बच गए बेटा, उसके प्रेजेंस में भी ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसका कण भी अगर हल्का ऑक्सीजन को इनको लग गया तो क्या होंगे, ये मर जाएंगे, किल हो जाएंगे ये बैक्टीरिया। तो ऑब्लिगेट आपको शायद मैंने समझ में आ गया होगा। अगर ऑब्लिगेट एरोब्स में आया यानी ऑक्सीजन के साथ रहेगा, और अगर ऑब्लिगेट एनारोब आया यानी ऑक्सीजन के बिना रहेगा, और बिल्कुल भी फिर इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए है ऑब्लिगेट एनारोब बैक्टीरिया को। ठीक है, समझ में आया। मतलब ग्रोथ फैक्टर्स में हम क्या देख रहे हैं, एक तो मॉइस्चर हुआ, मॉइस्चर चाहिए इसको, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट देख रही है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बेस्ड है उनकी कैटेगरीज के अंदर कि किस कैटेगरी में बेटा बैक्टीरिया आता है। एरोब में होता है कि अनएरोबिक होता है, एरोब में भी कौन सा एरोब है, फैकल्टेटिव एरोब है कि ऑब्लिगेट एरोब है, एनारोब में भी कौन सा एनारोब है, फैकल्टेटिव एनारोब है कि ऑब्लिगेट एनारोब है। इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन ऑक्सीजन के बेसिस पे। और ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स जो है बेटा ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन का होना और ऑक्सीजन का नहीं होना बैक्टीरिया के ग्रोथ को बहुत इफेक्ट करता है। तो हम ग्रोथ फैक्टर पढ़ रहे हैं, ये भूल मत जाना। थर्ड पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर बाय ऑल बैक्टीरिया। हर बैक्टीरिया को कुछ अमाउंट ऑफ क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए उनके सर्वाइवल के। दिस रिक्वायरमेंट इज यूजुअली मेड अवेलेबल बाय द कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिक्वायरमेंट किसके द्वारा मिलती है? दिस रिक्वायरमेंट इज यूजुअली मेड अवेलेबल बाय द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर। यानी एटमॉस्फेयर में नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन प्रेजेंट है वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी नेचुरली प्रेजेंट है। तो नेचुरली क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेकर यूटिलाइज करते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं ये, और प्रोड्यूस एंडोजेनसली एज अ प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। और अगर ये प्रोड्यूस होंगे एंडोजेनसली, अगर अंदरूनी तौर से अगर ये प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म का जो बाय प्रोडक्ट निकल के आता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग यूटिलाइज करते हैं। Some organisms such as Brucella abortus require some much higher level of carbon dioxide। जो ब्रुसेला एबॉर्टस नाम का जो बैक्टीरिया होता है बेटा, उसको सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत रहती है, यानी 5 to 10% इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही रहता है इसकी ग्रोथ के लिए। स्पेशली फॉर प्राइमरी आइसोलेशन। कब करते हैं, कब इसको ज़रूरत रहती है? जब इसको प्राइमरी यानी इसको पहले तौर से अलग से इसका आइसोलेशन जब इसको करते हैं, इसको बैक्टीरिया को अलग से निकाल के कर रखते हैं, उसको ग्रो करते हैं, तब इसको ज़रूरत रहती है 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड की। दिस बैक्टीरिया आर कॉल्ड कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया। और इन बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया इनको बोला जाता है। तो क्या बताया मैंने आपको, इनका जो ग्रोथ फैक्टर कौन कौन से देखे हमने? मॉइस्चर देखा, ऑक्सीजन देखा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इनको चाहिए रहता है इनकी ग्रोथ के लिए। और हर बैक्टीरिया को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए रहता है उसकी ग्रोथ के लिए। और बैक्टीरिया कहाँ से इसको लेकर आता है? एटमॉस्फेयर में जो नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करता है, खाता है। और अगर नहीं है तो एंडोजेनसली यानी किसी के अंदर, किसी होस्ट के अंदर रह रहा है, और उस होस्ट के अंदर सेलुलर सेल से अंदर सेल का जो मेटाबॉलिज्म होता है, सेल के मेटाबॉलिज्म के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑन करता है, ये यूटिलाइज करता है और ग्रोथ करता है खुद की बैक्टीरिया। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ग्रोथ फैक्टर है उसके ग्रोथ को अफेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया के। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। जैसे अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि यार ठंडी बढ़ रही है, अब तो कोरोना वापस पलट के आएगा। क्यों पलट के आएगा? क्योंकि ठंडी में क्या है, सर्वाइव कर सकता है ना। गर्मी से अधिक ठंडी से या अधिक गर्मी से बैक्टीरिया मर जाता है।
है ना। पर ये बैक्टीरिया क्या है, थोड़ा रेजिस्टेंट टाइप का हो गया है ये, तो फिर से इसलिए पलट के आ रहा है। टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच ग्रोथ ऑकर्स बेस्ट, ऐसा टेम्परेचर जिसमें क्या हो ग्रोथ सबसे अच्छी निकल के आए, इज नोन एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस पे ग्रोथ बहुत अच्छे से निकल के आए उस टेम्परेचर को बोला जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज वेरीज विद द डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीसीज, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है वेरीज यानी कि इसकी जो अलग अलग होना, द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज वेरीज यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज अलग अलग रहती है बैक्टीरिया के डिफरेंट स्पीसीज के अकॉर्डिंग, यानी जो कुछ ऐसे स्पीसीज में ऐसी स्पीसीज रहती है बैक्टीरिया की जो बहुत ज़्यादा ठंडी में, अधिक ठंडी में सर्वाइव कर पाते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी सर्वाइव कर पाते हैं और उनको लिए वही सुटेबल एनवायरनमेंट है, तो इस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिमम, और कितना होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो ऑप्टिमली एट 37 डिग्री सेल्सियस, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया का मतलब क्या है, ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करें डिसीज कॉज करें, मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो ऑप्टिमली, वो ऑप्टिमली ग्रो होते हैं कितने टेम्परेचर पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे। आर बॉडी टेम्परेचर हमारा क्या होता है, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर ग्रोथ बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड एज फॉलोज, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर के बेसिस पे बैक्टीरिया की जो ग्रोथ की जो रेंज है उसमें जो दो ग्रुप डिवाइड हुए हैं वो ऐसे ग्रुप हैं, मेसोफाइल्स, क्रायोफाइल्स और थर्मोफाइल्स, ये तीन होते हैं, तीन इसकी कैटेगरीज हैं बैक्टीरिया की। इसमें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में जब मैंने पढ़ाया था बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बहुत कॉमन, तो उसमें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जनरल क्लासिफिकेशन और मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया में मैंने बता चुका हूँ। मेसोफाइल्स, क्रायोफाइल्स और थर्मोफाइल्स क्या होते हैं, तो इसमें बस इतना सुन लो कि मेसोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसका जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में ये सर्वाइव कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और मेजोरिटी ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, और सबसे ज़्यादा मेजोरिटी यानी कि बहुतायत में जो पैथोजेनिक यानी डिसीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो मेसोफाइल्स होते हैं। क्रायोफाइल्स बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से कम के नीचे वाले टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे कि सॉइल एंड वाटर सैप्रोफाइट्स, मतलब मट्टी में प्रेजेंट वाले ने, सॉइल में प्रेजेंट वाले रहने वाले बैक्टीरिया और पानी में प्रेजेंट रहने वाले बैक्टीरिया, ये होते हैं जो 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे वाले टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाते हैं। थर्मोफाइल्स बिटवीन 55 डिग्री सेल्सियस, SS लिखा है ये, तो इसको थोड़ा शायद लिखने में मिस्टेक हो गई होगी, तो आप इसको 55 समझ सकते हैं। बिटवीन 55 डिग्री सेल्सियस से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या हो सकता है, सर्वाइव कर सकता है बैक्टीरिया इस टेम्परेचर में। गियोबैसिलाई और स्टीरियोथर्मोफिलस, फॉर्मली बैसिलाई इज स्टीरियोथर्मोफिलस, ये क्या होता है गियोबैसिलाई और स्टीरियोथर्मोफिलस क्या होते हैं बैक्टीरिया की ये कैटेगरी है, इसका बैक्टीरिया का नाम है। और इस तरीके के बैक्टीरिया क्या होते हैं, इस तरीके की कंडीशंस में यानी टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाते हैं। मकसद क्या है बताने का कि ग्रोथ फैक्टर्स जो है, ऐसे कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो हमने मॉइस्चर देखा, हमने ऑक्सीजन देखा, हमने ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड देखा, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद देखा बेटा हमने टेम्परेचर। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं। आगे भी बहुत सारे, आगे और 4 पॉइंट है, इससे टोटल शायद 8 पॉइंट है। आगे और 4 पॉइंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। होप आपको ये 4 पॉइंट समझ में आए होंगे। पहले इतना समझ लो, इतना नोट्स बना लो, फिर बाकी के 4 वीडियो हैं उनको देखना और उनसे भी नोट्स बनाना बहुत अच्छे से।